आज की क्लास में हम लोग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। टाइम पीरियड का कंसेप्ट सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में जिस प्रकार से है उसी प्रकार से ऑसिलेशन में भी है। टाइम पीरियड मतलब कोई मोशन अगर रिपीट हो रहा है तो उस रिपीटेड मोशन में लगने वाला टाइमिंग अगर इक्वल है तो उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम एंड दिस पीरियोडिक टाइम इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। आज हम लोग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सिंपल पेंडुलम, जैसे लास्ट टाइम आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन बताया था मैंने सिंपल पेंडुलम का, कि सिंपल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग लेना पड़ता है और दूसरा एक मेटालिक स्फीयर होता है और इन दोनों को हम लोग रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड कंडीशन में रख देते हैं। जैसे ये रिजिड सपोर्ट हो गया, यहां पर हमने एक स्ट्रिंग लिया, एक स्ट्रिंग को सस्पेंड कर दिया और इस एंड पर एक मेटालिक स्फीयर हमने लगा दिया। नाउ अब सिंपल पेंडुलम में इस पोजीशन को हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक होती है राइट साइड में और एक होती है लेफ्ट साइड में। और इसका अगर ऑसिलेशन का पाथ देखा जाए तो पाथ इस प्रकार से होता है। लेट अस कंसीडर दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज पोजीशन बी। दिस इज द स्ट्रिंग, क्योंकि इनिशियली पेंडुलम ऐसे रहेगा, यहां पर रहेगा। उसके बाद में जब हम पेंडुलम को ए पोजीशन पर लेकर जाएंगे तो स्ट्रिंग का पोजीशन ये हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। नाउ let us consider S is the point of suspension, O is the initial position of the body, A is the positive extreme position of the body, that means simple pendulum, and B is the negative extreme position. Between these two position, A and B position, this body oscillate about its mean position, that means position O. Here you have to find the time period of simple pendulum. For that we have to use the concept of बैलेंसिंग फोर्स। बैलेंसिंग फोर्स का कंसेप्ट हम लोग यहां पर यूज करेंगे और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट यूज करेंगे। जब कोई बॉडी ऑसिलेशन करता है, इस पाथ के अलोंग में ऑसिलेशन करता है, तो इस पाथ के अलोंग में उस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस होते हैं। तो हम लोग यहां पर एक पोजीशन लेंगे और वो पोजीशन होगा ए, पॉइंट ए देखेंगे। उस पॉइंट ए पर पहले ये बताएंगे कि फोर्सेस कितने अप्लाई हो रहे हैं। तो पॉइंट ए पर पहला फोर्स अप्लाई होगा W इज इक्वल टू mg एंड दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, जो हर बॉडी के लिए अप्लाई होता है, मतलब हर बॉडी के लिए लागू है। हर बॉडी का वेट जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, इट इज टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। तो पॉइंट ए पर बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस में से एक फोर्स हो गया W इज इक्वल टू mg एंड दिस इज वेट ऑफ बॉडी एंड दिस इज acts vertically डाउनवर्ड। ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, ऐसा सीधा जाएगा, सीधा नीचे जाएगा। सेकंड फोर्स इज टेंशनल फोर्स एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। स्ट्रिंग को किधर लटका के रखा है? स्ट्रिंग को हमने एस पॉइंट पर लटका के रखा है, तो टेंशन का डायरेक्शन जो रहेगा वो एस के तरफ रहेगा।
किसी भी स्ट्रेचेबल स्प्रिंग के अलोंग में जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग यहां पर टेंशनल फोर्स कहते हैं। हमको यहां पर टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड मैं यहां पर डिनोट करने वाला हूं कैपिटल टी से, इसलिए टेंशन को मैंने डिनोट किया टी डैश से। सो सेकंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट पॉइंट ए इज टी डैश। दिस इज द tensional force acts towards point of suspension, acts towards point of suspension। point of suspension मतलब एस पॉइंट, एस पॉइंट की तरफ एक्ट होगा। इसका मतलब जैसे पॉइंट ए है तो एक फोर्स जो है वो ऐसा जा रहा है जिसको हम लोग यहां पर W इज इक्वल टू एम जी कह रहे हैं, और दूसरा फोर्स जो है वो इधर जा रहा है जिसको हम लोग यहां पर टी डैश कह रहे हैं। पर बैलेंसिंग कंडीशन ऐसा नहीं होता। बैलेंस में क्या होता है, बैलेंस में एक बॉडी के ऊपर एक ही लाइन के अलोंग में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगना चाहिए। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को मैं अगर इधर खींचूंगा तो इधर जाएगा, इधर खींचूंगा तो इधर जाएगा। रीजन, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस अनबैलेंस है। लेकिन मैं इस बॉडी को दोनों तरफ से ऐसा खींचूंगा तो बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है इधर, दूसरा फोर्स लग रहा है इधर, और दोनों जो है वो सेम लाइन के अलोंग में लग रहा है, सेम लाइन के अलोंग में लग रहा है। और सेम लाइन के अलोंग में अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल वैल्यू के, क्योंकि मैं ही खींच रहा हूं, जितना ताकत इस हाथ से लगेगा उतना ही ताकत इस हाथ से लगेगा। तो एक ही लाइन के अलोंग में अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के जब फोर्सेस अप्लाई होते हैं, दो फोर्सेस जब अप्लाई होते हैं, तो उस वक्त ये बॉडी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता, उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। मतलब ये बॉडी ना ही नीचे जा रहा है, ये बॉडी ना ही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ जा रहा है, ये बॉडी हमेशा यहां से ही वापस चला जाएगा, यहां से नीचे नहीं जाएगा, यहां से इधर नहीं जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर जब बॉडी आता है तो उस वक्त ये फोर्सेस बैलेंस होते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये तो सेम लाइन के अलोंग में है ही नहीं। सेम लाइन के अलोंग में मतलब ऐसा होना चाहिए था, ये पॉइंट ए है, ये टी डैश ऐसा होना चाहिए था, और W इज इक्वल टू एम जी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब यहां पर ये बैलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहां पर इस लाइन के अलोंग में, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बैलेंसिंग कंडीशन नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके लिए हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। हियर यू हैव टू यूज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि ये दोनों जो है मतलब वेट और टेंशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों फोर्सेस है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो रिजोल्यूशन दो कंपोनेंट में होता है। एक कंपोनेंट जो होता है वो साइन, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। अब एंगल हमने यहां पर थीटा लिया है, ये थीटा एंगल आएगा, तो यहां पर हम साइन थीटा लेंगे और यहां पर कॉस थीटा लेंगे। साइन थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड कॉस थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो किसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे? दो फोर्सेस है, एक W है और एक T डैश है। तो हम यहां पर W का बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है सॉल्यूशन निकालने के लिए जिस फोर्स का रिजोल्यूशन करना है उसी फोर्स का रिजोल्यूशन हम लोग यहां पर करेंगे। तो किस फोर्स का रिजोल्यूशन करना है हमें? तो वेट का, क्योंकि शायद इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो हमको सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, इससे जल्दी मिलेगा, इसलिए हम लोग इसका रिजोल्यूशन करेंगे। तो रिजोल्यूशन कैसे होता है? तो ये डायरेक्शन यही रहेगा, हमको एक कंपोनेंट साइन लेना है, दूसरा कंपोनेंट कॉस लेना है, और ये दोनों कंपोनेंट ऐसे लेना है कि ये बीच में आना चाहिए दोनों के, और दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री बनना चाहिए। तो मैं इसका रिजोल्यूशन कैसे करता हूं, इस लाइन का रिजोल्यूशन कैसे करूंगा? एक लाइन ऐसे खींचूंगा, ये लाइन किसका है? इसी का कंपोनेंट है, और दूसरा लाइन ऐसे खींचूंगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा और ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल दिख रही है आपको। तो ये हो गया mg साइन थीटा, और ये हो गया mg कॉस थीटा।
ये थीटा एंगल है जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे, तो वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां पर हम लोग ले रहे हैं। नाउ अब ये जो mg sin थीटा और mg cos थीटा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। t डैश और mg cos थीटा एक ही लाइन के अलॉन्ग में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इसका मतलब t डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब mg sin थीटा क्या बताएगा? mg sin थीटा तो फोर्स है, जिस फोर्स का डायरेक्शन मीन की तरफ जा रहा है। और कौन सा फोर्स होता है जिसका डायरेक्शन मीन की तरफ जाता है? तो वो होता है रेस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब mg sin थीटा जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, और इसीलिए रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू mg sin थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये बैलेंस हो गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बैलेंस करेंगे। और mg sin थीटा जो है वो मीन की तरफ जा रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स देगा, तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा। बट हियर यू हैव टू टेक द माइनस साइन। अब माइनस क्यों? आप बॉडी को जब इधर लेकर जाते हो तो थीटा का वैल्यू बढ़ता है, मतलब थीटा का डायरेक्शन एक्सट्रीम की तरफ है, लेकिन जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है उसका डायरेक्शन मीन की तरफ होता है। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, और ये जो है ये एक्सट्रीम की तरफ है, इसका डायरेक्शन एक्सट्रीम की तरफ है और इसका डायरेक्शन मीन की तरफ है। सो हियर यू हैव टू टेक द माइनस साइन। सो नेगेटिव साइन शोज दैट restoring force and displacement theta both are in opposite direction। अब पहले इक्वेशन को छोड़ो, उसका कुछ नहीं करना, हमको अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ यू नो दैट दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन बनेगा m a इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, मास मास यहां पर कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट a इज इक्वल टू माइनस g sin थीटा। लेकिन हम यहां पर लीनियर एसएचएम की बात करते हैं। लीनियर एसएचएम मतलब क्या होता है? अब यहां पर डायग्राम बड़ा बनाया हमने, छोटा डायग्राम अगर बनाते तो ये स्ट्रेट लाइन मिलता, ये जो पाथ है ये स्ट्रेट लाइन मिलता, समझने के लिए बड़ा डायग्राम बनाया। स्ट्रेट लाइन अगर मिलता तो स्ट्रेट लाइन कब मिलता है? जब थीटा का वैल्यू स्मॉल होता है। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, और इक्वेशन बनता है a इज इक्वल टू माइनस जी साइन इंटू थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो a इज इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा। ऐसे यहां पर हम लोग इस इक्वेशन को आगे बढ़ा देते हैं, नो नीड टू राइट द इक्वेशन नंबर 3। हाउ टू फाइंड द थीटा? नाउ वी नो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला पढ़ते हैं, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं फार्मूला। एंगल थीटा, आर्क मतलब उसके सामने का, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एक्स, तो आर्क एक्स हो गया। व्हाट इज रेडियस? यहां से लेकर यहां तक सिंपल पेंडुलम का लेंथ एल है, जब आप इसको पूरा घुमाओगे तो सर्कल बनेगा, उस सर्कल का ये सेंटर होगा, मतलब सेंटर से लेकर यहां तक ये बन गया रेडियस। सो दिस इज एल, एंड हेंस this equation becomes a is equal to minus g into x upon l। ये इक्वेशन बनेगा a is equal to minus g x upon l।
दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 देंगे। अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। नाउ इक्वेशन नंबर 3 we can write in magnitude. In magnitude, a is equal to g times x अपॉन एल होगा। मैग्नीट्यूड मतलब आपको माइनस साइन हटाना है कि माइनस साइन क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन एंड डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द मीन, दैट मींस टुवर्ड्स द एक्सट्रीम। सो माइनस साइन हटा दिया, therefore you will get a upon x is equal to g upon l. A is acceleration and this x is displacement and this is equal to g upon l आपको मिल गया and this is equation number 4. But from equation 3, अब ये छोड़ दो, ये मैग्नीट्यूड हमको बाद में काम आएगा, but from equation 3 g acceleration due to gravity and l is the length, both are constant, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट्स हो गए और ये कांस्टेंट है तो इक्वेशन बनेगा a is directly proportional to minus x, that means acceleration is directly proportional to displacement and negative sign shows that both are in opposite direction। और ये जब आपने प्रूफ किया इसका मतलब हम लोग यहां पर कहेंगे दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब सिंपल पेंडुलम का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हमने प्रूफ करके बता दिया। नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। तो अब हमने प्रूफ किया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा, द टाइम पीरियड ऑफ SHM इज, फॉर्मूला होता है इसका T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसको शॉर्ट में लिखा मैंने, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आपने इक्वेशन नंबर 4 में फाइंड आउट किया है, तो T इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा G अपॉन L सिंस फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से लिया हमने। अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा L अपॉन जी एंड नाउ दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इस प्रकार से हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड यहां पर फाइंड आउट कर लिया है। थैंक यू।